नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नीतीश कुमार आज 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका राज्याभिषेक आज होगा। बिहार से कई खबरें हैं, लेकिन इन खबरों के पीछे भी खबरें हैं। सबसे पहले हम ऐसी ही कुछ खास खबरें और उनके पीछे दिख रही तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते हैं और उसके बाद तमाम खास मेहमानों से भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन नीतीश की 7वीं शपथ, बिहार से खबर है कि आज 4:30 बजे नीतीश शपथ लेंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, यह जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार कांटों भरा ताज है मुख्यमंत्री का यह पद नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि बीजेपी का पल्ला है भारी। बीजेपी है बड़े भाई की भूमिका में, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू के नेता नीतीश कुमार फिर बन रहे हैं। तो खबर और उसके पीछे की खबर ये हम आपको बता रहे हैं। बिहार से खबर है, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे और सत्ता पर बीजेपी की पकड़ पहले से मजबूत होगी। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का वर्चस्व जो है उसको चुनौती देने के लिए बीजेपी के ये 2 डिप्टी सीएम इस बार वहां मौजूद होंगे। विपक्ष में बैठेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन जाहिर है मनोबल रहेगा बहुत मजबूत, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है आरजेडी और तेजस्वी यादव की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनका भी रोल बेहद अहम होगा। हौसले बुलंद हैं आरजेडी के। बिहार में हार पर कांग्रेस में गृह युद्ध मचा है। सिविल वॉर जैसी स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सहयोगी मिलने पर रहेंगे सवाल। तो महागठबंधन जिसका एक घटक दल था कांग्रेस पार्टी, आज आप देखिए क्या हो रहा है। आज आरजेडी ही सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी के रुख पर। सवाल यह भी हो रहे हैं कि भाई 70 सीटों पर लड़ाया ही क्यों गया कांग्रेस पार्टी को। और सीरियसनेस पर सवाल उठ रहे हैं कि जो कांग्रेस का आला नेतृत्व है वो गंभीर नहीं था बिहार चुनावों को लेकर, जिसके चलते महागठबंधन हार गया, वरना तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना इस बार तय था। इस तरह के सवाल अभी से उठने लगे हैं। इसके अलावा टीम नीतीश से सुशील मोदी आउट कर दिए गए। यह बड़ा डेवलपमेंट हुआ इस बार। नीतीश के भरोसेमंद होने का ऐसा लग रहा है कि उन्हें नुकसान पहुंचा है और माना यह जा रहा है कि बीजेपी के दबदबे को अगर बढ़ाना है और नीतीश के दबदबे को कम करना है तो इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो गया था। नीतीश कुमार और उनके भरोसेमंद साथी सुशील मोदी की इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो गया था। तो ये हैं खबरें और उसके पीछे की खबरें। बहरहाल इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बार बीजेपी से होगा बिहार विधानसभा का स्पीकर। देखिए ये भी तय हो गया है, नंद किशोर यादव हो सकते हैं बिहार विधानसभा के नए स्पीकर। सरकार पर बीजेपी का कंट्रोल और मजबूत होना बिल्कुल तय है। एक तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे से बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब यह बात भी तय हो गई है कि बीजेपी के नंद किशोर यादव स्पीकर होंगे, विधानसभा के स्पीकर होंगे नंद किशोर यादव। यह भी तय हो चुका है। और बड़ी जानकारी यह भी आ रही है बिहार से हमारे पास कि नीतीश समेत कुल 10 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। जेडीयू से 6 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। बीजेपी कोटे से आज 2 ही मंत्री शपथ लेंगे। ये नई जानकारी सामने आ रही है कि आज बीजेपी के कोटे से 2 ही मंत्री शपथ ले रहे हैं और जेडीयू के कोटे से 6। हम और वीआईपी से एक मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी के बेटे जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वीआईपी के जो अध्यक्ष थे मुकेश सहनी, हालांकि वो अपनी सीट हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां इस वक्त बिहार में बनती हुई नजर आ रही। और इस बीच डेवलपमेंट जो हो रहे हैं बिहार में, पटना में, उसकी जानकारी आपको दे दें। राजभवन पहुंचे हैं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल। बीजेपी कोटे से मंत्रियों की लिस्ट लेकर राजभवन पहुंचे हैं जायसवाल। यह जानकारी सामने आ रही है। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और बीजेपी कोटे से 4 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। बीजेपी के संभावित मंत्रियों में तारकिशोर प्रसाद जाहिर हैं ही, जो कि डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। इसके अलावा रेणु देवी, मंगल पांडे, रामप्रीत पासवान का नाम भी शामिल है। और इन्हीं नेताओं की लिस्ट लेकर राजभवन पहुंचे हैं संजय जायसवाल।
तो बीजेपी के कोटे से 4 मंत्री होंगे, ये तय हो चुका है। बीजेपी के कोटे से 4 मंत्री आज शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ साथ। और अपने तमाम खास मेहमानों से चलिए आपका तारुफ करा दें। और पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार लगातार मौजूद हैं और पल पल की अपडेट उन्हीं के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इसके अलावा सारिका पासवान स्क्रीन पर अभी नजर नहीं आ रही है, थोड़ी देर में वो आपको नजर आएंगी, हमें ज्वाइन करेंगी। और ये देखिए सारिका पासवान आ गई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जेडीयू के नेता हैं और अभी अभी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी बने। डॉक्टर निखिल आनंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। इन सब से हम बात करें उससे पहले आपसे एक बार फिर रुपेश जानकारी लेना चाहेंगे, ताजा जो अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो इस वक्त क्या आपको नजर आ रही हैं और क्या ये तय हो चुका है कि बीजेपी के कोटे से कितने मंत्री, जेडीयू के कोटे से कितने मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ? और डिप्टी सीएम का जो सस्पेंस है वो भी थोड़ा सा और खोलिए। देखिए, डिप्टी सीएम का जो सस्पेंस है वो बिल्कुल उस पर से पर्दा उठ चुका है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगी जो नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाएंगी, सरकार संभालेंगी। इस पर से बिल्कुल पर्दा उठ चुका है। तारकिशोर प्रसाद को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन किया था और तारकिशोर प्रसाद ही ने ही रेणु देवी का नाम भी कंफर्म किया है कि वो उनके साथ उप मुख्यमंत्री होंगी। जेडीयू के कोटे से नीतीश कुमार के अलावा 5 और मंत्री होंगे, वो भी जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है। अपने नाम की सूची राजभवन भेज दी गई है, लेकिन संजय जायसवाल अभी तुरंत पहुंचे थे राजभवन, हालांकि निकल भी गए हैं, लेकिन वो 5 विधायकों की लिस्ट लेकर के जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलानी है वो लेकर के गए थे। लेकिन जो अंदर से हमारे सूत्र हैं, जो एक एक कर छन के जो खबरें आ रही हैं, मंगल पांडे और रामप्रीत पासवान, ये 2 और नाम हैं, यानी कि रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, ये भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। उप मुख्यमंत्री का दर्जा उन दोनों को होगा। 2 नाम और आए हैं, रामप्रीत पासवान और मंगल पांडे। रामप्रीत पासवान नए चेहरे हैं, मंगल पांडे पहले भी इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा इन 2 नामों के अलावा और अभी नाम आने बाकी हैं। जैसे नाम सामने आते हैं हम बताएंगे और एक एक करके, हालांकि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि 5 नीतीश कुमार के अलावा 5 ही मंत्री पद की वहां शपथ लेंगे। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से भी 5 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे, 1 वीआईपी और 1 हम। फिलहाल ये मौजूदा चेहरा होगा सरकार का, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो मंत्री परिषद यहाँ पे शपथ लेगी नीतीश कुमार के साथ, वो विनोद शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। विनोद जी, अब आप ये मुझे बता दीजिए कि सुशील मोदी जो हैं उनको डिप्टी सीएम इस बार नहीं बनाया गया। वो चेहरा जो कि बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा था, डिप्टी सीएम था, उनके रहते बीजेपी ने इतनी जबरदस्त सफलता हासिल की, 74 सीटों तक पहुंचाया। उसके बावजूद भी जिसने इतनी बड़ी भूमिका अदा की, उसकी भूमिका छोटी क्यों कर दी गई? कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि कार्यकर्ता मैं बीजेपी का रहूंगा, वो थोड़ी मुझसे कोई छीन सकता है? देखिए, सुशील मोदी जी निश्चित रूप से पार्टी के सबसे कद्दावर नेता बिहार में हैं। कैलाशपति मिश्र जी के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा पार्टी को मजबूती दी। उन्होंने हमेशा राज्य हित और पार्टी हित को आगे रखा, इसीलिए डिप्टी सीएम पद छीन लिया गया। केंद्रीय नेतृत्व हो सकता है कि और कोई बड़ी जिम्मेवारी उन्हें देना चाहता हो, इसमें 2 राय नहीं है। उनका कद बड़ा है, हो सकता है कि और बड़ी सेवा लेना चाहते हो राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री लेना चाहते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हमेशा भाजपा पर बना रहेगा, इस एनडीए गठबंधन पर बना रहेगा। और उनका हर आश्वासन है कि हम हर स्तर पर आपको मदद करते रहेंगे। और उनकी महानता देखिए कि अभी भी वो अपने को एक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता होना तो कोई छीन नहीं सकता मुझसे, यानी बहुत कुछ है जो कि छीन लिया गया, ये तो वो कह रहे हैं ना। महान है, हमेशा वो कार्यकर्ता ही समझे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी मैंने जितना देखा, चाहे पूरे बिहार के लोग इनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि हर से बहुत सुगमता से मिलना, हर से बात करना, हर के फोन का जवाब देना साधारण बात नहीं है। ठीक है, व्यक्ति के ठीक है। अफजल अब्बास साहब मुस्कुरा रहे हैं, जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल अब्बास साहब, यानी वो कंफर्टेबल पोजीशन जो नीतीश कुमार जिसमें रहते थे सुशील मोदी के साथ, और देखिए हर कोई ये कह रहा है कि भाई सुशील मोदी और नीतीश कुमार का रिश्ता दूसरा था, दोनों आपस में बहुत कंफर्टेबल थे। और सुशील कुमार मोदी बीजेपी के बड़े नेता से ज्यादा नीतीश कुमार के सहयोगी के तौर पर
जाने जाते थे बिहार में, लेकिन अब वो कंफर्ट जोन जो है वो खत्म हो चुका है नीतीश कुमार को का चुनौती होगी। समीर भाई ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ कंफर्ट जोन की बात करें, लेकिन इतना तो तय है कि जेपी आंदोलन के दोनों लोग हैं, सुशील मोदी जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों में एक अच्छा रिलेशन था और अब भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये पहलू था वो किसको सीएम बनाए, डिप्टी सीएम बनाए और ना बनाए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हमें समझता हूँ कि केंद्र से लेकर बिहार के पदाधिकारियों ने इसको फैसला लिया। शायद मुझे लगता है कि इनको केंद्र में जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी और जो कि दोनों सब एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए मिलकर सरकार चलाएगी। इसमें कोई ज्यादा मैं समझता हूँ कि कश्मकश और पेशकश का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की चौकसी के लिए 2 डिप्टी सीएम है बीजेपी के, साथ ही साथ स्पीकर भी बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी निकल के आई है और जाहिर सी बात है वो अब उनका अधिकार है 2 डिप्टी सीएम बनाए, उससे समाज के हर वर्ग का समावेश होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कास्ट सिचुएशन का ख्याल रखते हुए और जनता ने जो हमको मैंडेट दिया उसके आधार पर डिप्टी सीएम के लिए 2 नाम भेजे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 साढ़े 4 बजे वो लोग शपथ ग्रहण लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का पहलू है। ठीक है, जहां तक सवाल हमारी बात आप कर रहे हैं तो नीतीश कुमार। ठीक है अफजल अब्बास साहब, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। इस बीच देखिए बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का बायकॉट कर दिया है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया है। जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया, ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। राष्ट्रीय जनता दल का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर यह घोषणा की गई है कि एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आरजेडी बायकॉट कर रही है। और नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर आरजेडी ने दिलचस्प तंज कसा है। 3रे नंबर की पार्टी और नीतीश के मुख्यमंत्री बनने को लेकर यह तंज किया गया है। सीएम बनाने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार के पैर पकड़े और उसके बाद वो राजी हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। एक बार फिर इतनी कम सीटें आने के बावजूद ये कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से। सारिका पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि आपको दिखाऊं कि आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें क्या कहा गया है। आइए आपको आरजेडी का नीतीश पर तंज करने वाला वो पूरा ट्वीट दिखाते हैं जो बेहद दिलचस्प है। ये देखिए, ये ट्वीट है, 3रे दर्जे की पार्टी होने और थकने के कारण मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पैर पकड़ लिए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। कोमल हृदय वाले कुर्सीवादी अंतर्यामी भिक्षुक ने उनकी बातें मान ली। ये ट्वीट हम चलाते रहेंगे और आप तसल्ली से पढ़ते रहिए इसको। और हम सारिका पासवान के पास चलते हैं। सारिका पासवान जी, ये ट्वीट जो है और इसकी जो भाषा है, ये पॉलिटिकल तंजिया अंदाज में लिखा हुआ ये ट्वीट है, लेकिन ये जो आप लोग शपथ ग्रहण समारोह का भी बायकॉट कर रहे हैं, फर्जीवाड़े का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है क्या? अब तो बड़ा हृदय दिखाते हुए अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, जीत की बधाई देनी चाहिए। देखिए, जनादेश का अपमान तो एनडीए ने किया है, जिस तरीके से आप भी जान रहे हैं और पूरी बिहार की जनता जान रही है कि जेडीयू जो है वो 3रे नंबर की पार्टी बन गई है और बीजेपी दूसरी, और पहले नंबर पे अभी भी महागठबंधन की आरजेडी है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का जो है वो नैतिक आधार पे तो नीतीश जी को खुद ही उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, हालात बहुत ही बदले हैं। चुनाव सारिका जी, आप लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कभी किसी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं रहे। भाई, एक तरफ एनडीए गठबंधन लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी तरफ आपका महागठबंधन लड़ रहा था। फिर ये अलग अलग पार्टियों का डेटा बताकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, बहुत सारी पार्टियां थी जो गठबंधन करके ही इस बार चुनाव में लड़ रही थी। बहुत जो लोग खुद को जो कहते हैं ना, दूसरों को ये सलाह दे रहे थे कि भाई आप आत्मनिर्भर बने, उनकी भी आत्मनिर्भरता इस बार दिखाई नहीं दी। तो जाहिर सी बात है, इस पे तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता है एक दूसरे पे। लेकिन देखिए, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन जो है, उसके बावजूद भी आप देखिए, कोई नहीं इनकार कर सकता है कि आरजेडी जो है, जनादेश जो है, वो आरजेडी को जरूर मिला। अलग बात है कि हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम सरकार बनाएं। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए के नीतीश और बीजेपी और नीतीश जी के बारे में, तो देखिए, इलेक्शन से पहले नीतीश जी की जो है ना,
बायकॉट क्यों? बायकॉट क्यों? जनादेश का सम्मान क्यों नहीं कर पा रही है आरजेडी? इस फैक्ट से कौन इनकार कर रहा है सारिका जी कि आपकी पार्टी बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी है? वो तमगा बरकरार रखा है तेजस्वी यादव ने अपनी मेहनत से, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो स्वीकार कीजिए बड़ा दिल दिखाते हुए कि एनडीए गठबंधन जीता है, आज उसकी सरकार बनने जा रही है। आप लोग अगर इस तरह से बायकॉट की बात करेंगे तो ये तो जनादेश का अपमान नहीं है। हम लोग हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम हमेशा खड़े भी रहेंगे। रामकृपाल जी, क्या ये एक्सेप्ट करना है जनादेश को? महसूस कर रही है कहीं ना कहीं हमें। ठीक है, हो गया सारिका जी, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। लोग आ रहे हैं और रामकृपाल जी, जी क्या ये जनादेश को स्वीकार करना है ठीक तरीके से? देखिए समीर जी, एक घायल या कहिए कि आहत की आवाज है, उसको उसी रूप में स्वीकार कीजिए। ये बड़ा स्वाभाविक है। हालांकि राजनीति में इसको छुटपन मैं मानता हूं। हाँ। बड़प्पन यह होता कि आप इसे ग्रेसफुली स्वीकार करते और आज शपथ ग्रहण में तेजस्वी जी को जाना चाहिए था। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी आहत है, आहत का प्रलाप है, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। एक बात जो अभी डिबेट में हो रही थी जी कि आने वाला समय, देखिए नीतीश कुमार जी, मैं कहूं नीतीश कुमार जी पास्ट टेंस है, बीजेपी प्रेजेंट टेंस है और तेजस्वी फ्यूचर टेंस है। ये बात आप समझ लीजिए। अभी से नीतीश कुमार को आप पास्ट टेंस बता रहे हैं, नहीं है, कांटो भरा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, फिर से राज्याभिषेक होने जा रहा है उनका। मैं आपको बताऊं तो ठीक है, जैसा कि है। देखिए ये जो मैंडेट है, ये पक्के तौर पर ये मैंडेट बीजेपी को है, मोदी जी के नाम पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं जिम्मेदारियां ज्यादा बीजेपी पर आएंगी, क्योंकि एक सीट ज्यादा वाला विपक्ष उनके सामने बैठा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज प्रेजेंट टेंस में जो है बीजेपी है, लोग बीजेपी की तरफ आंख उठा करके देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्मेंस सरकार कर रही है। नीतीश कुमार जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, और जो पाने के लिए है वो तेजस्वी के पास है। लेकिन जिस तरह का उनका रिएक्शन है, इस तरह के रिएक्शन में कांग्रेस खत्म हो गई। राजनीति में अफजल अब्बास साहब का इस पर रिएक्शन जरूरी है। अफजल अब्बास साहब बच नहीं सकते आप, अब आइए सामने और जरा बताइए। रामकृपाल जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हो गए पास्ट टेंस, प्रेजेंट तो इस वक्त बीजेपी है बिहार का। अब देखिए हर आदमी का अपना अपना नजरिया है। हाँ। अब अगर 2010 के 43 को लड़ के देखा जाए तो आरजेडी 22 सीट में सिमट गई थी, तो क्या कहेंगे कि वो पास्ट टेंस हो गया था? हम अगर ठीक है 41 सीट हारे एलजेपी की वजह से, तो इसका मतलब नहीं कि हम कमजोर पड़ गए। हमारे साथ विश्वासघात हुआ। अच्छा, आप हारे एलजेपी की वजह से, मतलब अपने कामों की वजह से नहीं हारे? ये तो वही बात हो गई जैसे महागठबंधन हारा कांग्रेस की वजह से। चैनल पे हमने विधानसभा से मैंने कहा था कि हर हालत में एनडीए की सरकार बनेगी। हम जान रहे थे कि महिलाओं का, साइलेंट वोटर का, पिछड़ों का वोट मुझे मिलेगा, काम के आधार पर मिलेगा। अगर ये 41 सीट पर क्या अगर वोट नहीं काटे होते तो 80 सीट पर होते। खैर चलिए, जो जीता वही सिकंदर। आज नीतीश कुमार जी 41 सीट पर के बावजूद भी बिहार की आवाम नीतीश कुमार को ही नेता मानकर वोट दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी, हम सम्मान करते हैं। हमारे नेता ने तो साफ साफ कह दिया कि बड़ी पार्टी होने के नाते नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर वोट पड़े होते तो आपकी सीटें इतनी कम कैसे हो जाती? तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि हमारे एलजेपी के लोगों ने हमारे साथ 143। अच्छा ठीक है, एलजेपी की वजह से हो गया। ठीक है। राहुल गांधी पर इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा तंज कसा गया है। राहुल पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं, ये संबित पात्रा ने कहा है। आपने जिसको छुआ वो बुझ गया। शिवानंद तिवारी ने राहुल के लिए बिल्कुल सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है। संबित पात्रा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी साइकिल से जुड़े, उन्हें भी करियर से उतरना पड़ा। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी पर बड़ा तंज कसा गया है अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरजेडी के बाद। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया।
राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की, प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। अब इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं भाई, इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं, इस तरह से पार्टी चलती है क्या? राहुल जी, आपके लिए आज शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया है कि आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। आप साइकिल पर बैठे, आज साइकिल की क्या हाल है, बाद में आपको साइकिल के कैरियर से उतारना पड़ा। आप लालटेन के पास बैठे, पानी निकालकर, मिट्टी का तेल निकालकर पानी भरा, लालटेन बुझ गया। जिसको जिसको छुआ है वो सब बुझ गया है, मिट गया है। और आज हम तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सच्चाई कहती है, आज आपके साथी सच्चाई कह रहे हैं। आपको आपके साथी शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट NPPP हैं, नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं आप NPA हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और अब तो आपके साथी कह रहे हैं आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट है, आप पिकनिक करते रहते हैं। और वैसे में ये चले हैं गुप्तकर अलायंस बनाने के लिए, उनका भी क्या हश्र होगा वह भी आप देखना। साइकिल भी नहीं रही, लालटेन भी समाप्त हो गया है, ये गुप्तचरों का भी वही होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, देखिए उधर आरजेडी भी कोस रही है, इधर बीजेपी भी कोस रही है, और इस बीच कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और प्रवक्ता सफाई ये दे रहे हैं कि हमारे गठबंधन को मात्र 15,000 वोट और 12 सीटें अगर ज्यादा मिल जाती तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता, तब सब तारीफ कर रहे होते। देखिए, ये तो बहुत स्वाभाविक है कि जो सत्ता में अगर पहुंच जाता है हाँ। तो जीते हुए की कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है, सब अच्छा। वो हमारे यहाँ देशज में कहते हैं ना कि घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़, हाँ। मतलब अगर देसी घी का लड्डू बना हुआ है तो उसका स्वाद अच्छा होता है, टेढ़ा मेढ़ा इससे फर्क नहीं होता है। लेकिन अगर सत्ता नहीं मिलती है तो वो समीक्षा की वजह बननी चाहिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी में सत्ता से दूर जाने पर भी समीक्षा न करने की प्रवृत्ति है, और वो प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि 3 लोग जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर तय करते हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, ये किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। और जिसकी बात बार बार होती है कि क्या पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए क्या, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता को भी पार्टी में कोई मंच नहीं मिल रहा है। हाँ। आप सोचिए सामान्य कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी। हम एक समय में सुना करते थे कि अब यूपी में कोई ठीहा नहीं रह गया यूपी वालों का। जब तक जनार्दन द्विवेदी जी थे तो यहाँ वाले जाते तो उनके कांधे पे रख के अपना दुखड़ा रो लेते थे। अब तो स्थिति ये है कि देश के बड़े नेता वो कह रहे हैं कि CWC चूंकि डेमोक्रेटिकली चुनी नहीं जाती है तो उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, नॉमिनेटेड लोग होंगे तो बात कैसे रखेंगे। कुल मिलाकर ये है कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए बोझ बन गया है। ठीक है कि आप उसके दूसरे पहलू पर अलग अलग समय पर बात करते हैं जब किसी चुनाव के नतीजे आते हैं, लेकिन ओवरऑल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए अच्छा नहीं है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो इतनी कमजोर होती जाए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। विनोद शर्मा साहब, ये मानते हैं आप क्या? विनोद शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। विनोद शर्मा जी, देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि मेन ऑपोजिशन पार्टी जो है वो इतनी कमजोर हो जाए। तो बस अब जीत की खुशी से सराबोर हैं आप लोग, या इस बात की चिंता भी है कि देखिए सामने वाला ऑपोजिशन कितना कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है ये? देखिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी भी चाहती है कि हमारा विपक्ष मजबूत रहे। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि उसको नेता ही नहीं मिल रहा है। उसी मैंने पीटे हुए घोड़े को बार बार वो प्रयास कर रहा है बढ़ाने का, जिसमें जान ही नहीं है। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कोई नया नेता तलाशे, कोई आम लोग को बनावे। एक घिसे पीटे आदमी को बार बार लाकर विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, तो ये तो कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई बीजेपी की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार की इतनी कम सीटें आने के बावजूद भी, ना सिर्फ आप लोगों ने प्री पोल अलायंस की बात की जाए तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही भरोसा किया, बीजेपी कोई अपना चेहरा नहीं खड़ा कर पाई बिहार के अंदर, और आज आप फिर उसी चेहरे को, जिसके कामों से प्रभावित ना होकर जनता ने उनकी सीटें कम कर दी, सिर्फ 43 सीटों पर समेट दिया,
वही आपका आज की तारीख में गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है, तो सवाल तो ये भी उठ रहे हैं। नहीं, देखिए निश्चित रूप से, चूंकि हमने पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हम आगे विकास की गाड़ी को बढ़ाएंगे। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पहले से तय निर्धारित एजेंडा था। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने अच्छा किया है, भाजपा के साथ ही मिलकर काम किया है बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने और सुशासन के रास्ते पर ले जाने का। ठीक है, कुछ स्थितियां बनी है, कुछ कंफ्यूजन हुए जिससे कम सीट आए, जिसमें दूसरे पार्टियों का, हमारे ही गठबंधन के साथी का हाथ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक सर्वमान्य नेता है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उनको चाहती थी और उन्होंने बनाया। और निश्चित रूप से हम लोग को विश्वास है कि इनके नेतृत्व में बिहार में विकास की गाड़ी फिर से बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। और अपने दर्शकों के यहाँ पर बता दें कि बिहार पर हमारी ये डिबेट जारी रहेगी, लेकिन ऋषिकेश से एक ऐसी तस्वीर आई है जिससे पूरे देश को इसी वक्त दिखाना जरूरी है, क्योंकि इस खास तस्वीर में देश के लिए जज्बा है, बड़ी प्रेरणा है, पूरे देश के शौर्य की गाथा है और साहस का अद्भुत परिचय है। बारामूला में शहीद राकेश डोभाल की बेटी क्या कह रही है, ये जरा सुनिए। नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा डोभाल है। क्या कहना है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप अंदाजा लगाइए, इस मासूम बच्ची का हौसला देखिए। पिता ने शहादत दी है देश के लिए और बच्ची जो है उसमें देश प्रेम कैसा कूट कूट कर भरा है। ये तस्वीरें वाकई बहुत प्रेरणादायक तस्वीरें हैं और इस बच्ची के हौसले को हम सलाम करते हैं और डोभाल की शहादत को हम सलाम करते हैं। हमारे साथ अफजल अब्बास साहब भी मौजूद हैं। अफजल अब्बास साहब, लेकिन देखिए इस बार ये कहा जा रहा है कुल मिलाकर, क्योंकि अब बीजेपी की भूमिका जो है बड़ी हो गई, बड़े भाई की भूमिका में आ गई है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो है वो छोटे भाई की भूमिका में है। साथ ही साथ सरकार जो है, भले ही नीतीश कुमार उसके मुखिया हैं, लेकिन इस बार सरकार चलाने में बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आने वाली हैं, दिक्कतें सामने आने वाली हैं, क्योंकि पुराना रुतबा जो है उसे भूल जाने के लिए एक तरह से कह दिया गया है। ये आप मानते हैं? तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पुराना रुतबा भूलने की बात कर, नीतीश कुमार जी का काम करने का स्टाइल वही है। हाँ। और अभी भी रहेगा। पार्टी बड़ी छोटी हो सकती है, आप यहाँ 80 सीट लेके भी आरजेडी जो बाहर बड़ी पार्टी थी, हम 71 सीट पे थे। मेरा ये मानना है कि एनडीए में आप इसको बाइफरकट ना कीजिए कि आप छोटे बड़ा कौन है, बल्कि ये कहिए कि 125 की संख्या है, उस संख्या के आधार पर बिहार के को विकास के तौर पर आगे ले जाएंगे। नीतीश कुमार जी हमेशा करते हैं काम के लिए, हर समाज के हर वर्ग के लिए। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, आप बखूबी जानते हैं। तो समाज के दबे कुत्ते से लेके अपर क्लास तक के लिए सबके लिए काम किया है। तो मुझे इसमें कोई ज्यादा इसमें कमेंट नहीं करना है। बहुत अच्छे से सरकार चलेगी। नहीं, लेकिन अफजल अब्बास साहब, लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई अब जो मंशा है वो ये है कि नीतीश कुमार के दबदबे को कम किया जाए, बीजेपी का दबदबा बढ़ाया जाए, और इसी वजह से सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया गया है। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम अब इसमें बोलना नहीं चाह रहे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की उदारता कहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान पे जो दिया गया कमिटमेंट कहिए, नीतीश कुमार जी का उदारता भी कहिए कि हम बड़ी पार्टी थी, उनको बनाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसलिए लड़ा भी गया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसमें दोनों में जो ट्यूनिंग है तो आपके सामने ठीक है, ठीक है, ट्यूनिंग है। सारिका पासवान जी, इस ट्यूनिंग की तो आपको तारीफ करनी चाहिए ना। फिर देखिए जो वादा किया गया कि भले ही कम सीटें आ जाएंगी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तो बीजेपी वो वादा निभाती हुई नजर आ रही है। दिक्कत क्या है आप लोगों को? समीर जी, आज के शपथ ग्रहण के बाद जो है ना, नीतीश कुमार जी मैन विदाउट पावर वाले सीएम के रूप में जाने जाएंगे और आने वाले वक्त में आप देखिएगा
दूसरी बात, जाहिर सी बात है भाई, कम सीटें आई जेडीयू को, बावजूद इसके भाई उनको तो ये उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि उनके चेहरे पे उन्होंने पूरे इलेक्शन को लड़ा है। हाँ। लेकिन देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि इन्हें अभी बंगाल का चुनाव भी देखना है। अगर यहाँ से गलत मैसेज पहुंचता वहां, तो उनके लिए वहां मुश्किल खड़ी हो जाती। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि सीएम जो है हमारे नीतीश कुमार जी, आज के बाद से शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, उसके बाद से ये उस तरह से जाने जाएंगे कि सीएम तो है लेकिन विदाउट पावर है। वो पूरी जो पावर है वो बीजेपी के हाथ में होने वाली है, और नीतीश कुमार जी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाले सीएम कहलाए जाएंगे। क्योंकि देखिए बीजेपी का दिल इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है। बीजेपी का दिल अगर इतना बड़ा होता तो जेडीयू की आज स्थिति जो है ना इतनी बदतर नहीं होती। जिस चेहरे को लेकर के वो लोग लड़े और एक अलग बी टीम भी लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी स्ट्रैटेजी जो है ना बीजेपी ने अपने पक्ष के लिए तैयार की थी, और उसमें उनको सफलता भी मिलती दिखाई दी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है। रामकृपाल जी, क्या सीएम विदाउट पावर होंगे नीतीश कुमार, जैसा कि सारिका जी कह रही हैं? और उन्होंने तो साजिश भी कह दिया कि ये साजिश है। देखिए, ये बीजेपी की बहुत ही अच्छी रणनीति है। आप यूं समझिए, नीतीश जी, आप कहने का यह है कि उधो बाह गए की लाज। हमने बाह पकड़ी थी तो उसको अंततः निभाया। ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और सारिका जी ने कह दिया कि इससे बीजेपी का फायदा होगा बंगाल में, ये भी कह गई वो। आप यूं देखिए कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश कोच ऑब्लिक कैप्टन है। हाँ। बीजेपी चाह रही है नीतीश जी का जो एक अनुभव है, उस अनुभव के छत्र छाया में बीजेपी एक चेहरा भी करे और वहां से ले। तो ये प्रैक्टिस एक तरह से है, बैटिंग करेगी बीजेपी, नीतीश एक कैप्टन। ठीक है सर, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है रामकृपाल जी, मैं दुरुस्त करवाता हूं। रुपेश कुमार के पास चलते हैं। रुपेश बिहार की राजनीति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। रुपेश, देखिए ये तो नजर आ ही रहा है, अब पावरलेस सीएम होंगे या नहीं होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि भाजपा अब बिहार में अपना नया नेतृत्व तैयार कर रही है, भविष्य के संकेत देती हुई नजर आ रही है बीजेपी बिहार के अंदर। और इसका फायदा क्या बंगाल में होगा या नहीं होगा? जी हाँ, देखिए, और यही कारण है कि चाहे दिल्ली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का जैसे जश्न मनाया, जो भाषण दिया उन्होंने, साइलेंट वोटर्स, और उसके बाद से बिहार को बधाई पहले और उसके बाद बंगाल की चर्चा। हाँ। बीजेपी जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में भी अमित शाह जो एक दिन भी चुनाव प्रचार करने नहीं आए, तबीयत खराब थी, बंगाल में बैठकर उन्होंने बिहार के ऊपर उन्होंने जरूर वहाँ पे बयान दिया था। वो अमित शाह यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जेपी नड्डा पहुँच रहे हैं, संगठन के महामंत्री पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी बिहार की इस जीत को अपनी बड़ी जीत बताकर कार्यकर्ताओं के उत्साह का इस्तेमाल बंगाल में करना चाहती है, और बिहार से लगी हुई जो सीमा है वो वहाँ पर जरूर इसका फायदा पहुँचेगा। और बीजेपी की जीत के बाद से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चाहे वो दिल्ली हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हार के बाद से कार्यकर्ता हतोत्साहित जरूर थे, लगातार मिलने वाली हार से जरूर हतोत्साहित थे, लेकिन बीजेपी की हार से एक उत्साह का संचार जरूर भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, और इसीलिए भाजपा इसको अपनी एक बड़ी कामयाबी के रूप में प्रदर्शित करना चाहती है। दूसरी बात, क्या नीतीश कुमार पावरलेस चीफ मिनिस्टर होंगे जैसे सारिका पासवान कह रही हैं जी, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री हैं, पावर कितना होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में होंगे, भारतीय जनता पार्टी का अंकुश पूरी तरह से होगा, दो उप मुख्यमंत्री होंगे, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि अगले 5 साल तक सरकार जिस तरीके से बहुमत के बस मुहाने पर खड़ी है, बहुमत के दरवाजे पर जिस तरीके से आप खड़े हैं, वैसे में विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी यानी कि स्पीकर की कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगले 5 सालों में जितना बहुमत है, जिस तरह की पार्टियां इसमें शामिल हैं, कई बार विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आएगी ऐसा मानकर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। और पिछले 2 दिनों से नीतीश कुमार भी दिए जा रहे हैं कि भाई देखिए खेल हो सकता है, तो इसको लेकर सारिका पासवान के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देंगे, देखिए बिल्कुल ये क्लियर है, नीतीश कुमार की नई सरकार में 2 डेप्यूटी सीएम होने जा रहे हैं बीजेपी से। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तारकिशोर प्रसाद ने कयासों पर ब्रेक लगा दिया है और यह कह दिया है कि मैं आज शपथ लेने जा रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें हैं, और किस तरह से तारकिशोर प्रसाद के समर्थक जो हैं वो उन्हें लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, डेप्यूटी सीएम मैं बनने जा रहा हूं बिहार का।
हाँ जी हाँ, जो संकेत है उसमें लग रहा है कि इस दायित्व में हम मंत्री परिषद में शामिल होंगे। नहीं, उप मुख्यमंत्री की चर्चा है। हाँ, निश्चित रूप से। क्या रेणु देवी का भी नाम आ रहा है उप मुख्यमंत्री? हाँ, रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी, ऐसा संकेत है। और ये अच्छी बात है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है कि महिलाओं का कितनी बड़ी जिम्मेवारी है तारकिशोर प्रसाद? अरे बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का एहसास है, दल ने भरोसा जताया है तो उस जिम्मेदारी का एहसास है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? अरे ठीक चलना ही है, तो एकदम ठीक चलना है। हम लोगों ने तो पहले ही अपना मुख्यमंत्री तय कर दिया था। तो बिहार में भविष्य की राजनीति के संकेत देती हुई बीजेपी 2 डेप्यूटी सीएम होंगे बीजेपी के, और साथ ही साथ विधानसभा का स्पीकर भी बीजेपी का ही होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने इस बार चुनौती बड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।